बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू जी इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं आपकी मैम ज़ीनत नाज। ओके, आज का जो टॉपिक है ये हमारा वीक 11 है, फाइनल टर्म का टॉपिक। और टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये कह दूं कि वो लोग जो मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियोस आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अब जब आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो इन तमाम टॉपिक्स के पूरे सेमेस्टर के वीडियोस मैंने इसी यूट्यूब चैनल पे ही अपलोड करनी है और फिर आपको उनका नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल साबित होंगे। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है पब्लिक स्पीकिंग एंड ओरल रिपोर्टिंग। हम सबको पता होता है कि पब्लिक स्पीकिंग मीन्स कि एक बहुत बड़ा क्रूड है, हमारे सामने हजूम है, ऑडियंस है और उनके सामने हमें कुछ ना कुछ बोलना पड़ता है। लेकिन पब्लिक स्पीकिंग होती क्या है, उसके क्या कुछ एथिक्स हैं, कुछ मैनर्स हैं, कुछ रूल्स हैं, और ओरल रिपोर्टिंग वो क्या चीज़ होती है। स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। पब्लिक स्पीकिंग इज अ प्रोसेस ऑफ स्पीकिंग टू अ ग्रुप ऑफ पीपल इन स्ट्रक्चर्ड deliberate manner intended to inform, influence or entertain the listener. अगेन इसको रिपीट करती हूँ। पब्लिक स्पीकिंग इज अ प्रोसेस ऑफ स्पीकिंग, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप बोल रहे होते हैं टू अ ग्रुप ऑफ पीपल। अब आपके पास ग्रुप में हैं लोग, ज्यादा लोग हैं। इन स्ट्रक्चर्ड, एक स्ट्रक्चर्ड वे में, मीन्स कि उसके स्पीकिंग से पहले एक प्रॉपर उसका स्ट्रक्चर बनाया गया है कि आपने क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कैसे बोलना है, किस टाइम पे बोलना है, कहाँ पे बोलना है, प्रॉपर एक उसकी प्लानिंग की गई है। डेलिब्रेट मैनर इंटेंडेड टू इन्फॉर्म, अब आपका मैनर जो है वो डेलिब्रेट होना चाहिए, एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका मकसद क्या है, इन्फॉर्म करना, चीजों के बारे में बताना। इन्फ्लुएंस और इंटरटेन द लिसनर, और आपका पर्पज है कि अपना इन्फ्लुएंस छोड़ना, अपने टॉपिक का, अपनी बात का इन्फ्लुएंस छोड़ना और अपने जो लिसनर्स हैं उनको एंटरटेन करना आपका पर्पज होता है। क्या जब आप पब्लिकली स्पीकिंग कर रहे हो तो आपके जो लिसनर है वो आपकी जो बात है या आपको जो मोटिव है या टॉपिक है उससे वो एंटरटेन जरूर हो। Public speaking have several components that impress such things as motivational speaking. अब हमारे पास पब्लिक स्पीकिंग के डिफरेंट कंपोनेंट्स आ जाते हैं जिसमें मोटिवेशनल स्पीकिंग होती है। सर आप लोगों ने मोस्टली जो स्टूडेंट्स है वो कासिम अली शाह की वीडियोस देख रहे होते हैं खुद को मोटिवेट करने के लिए। लीडरशिप और पर्सनल डेवलपमेंट, समटाइम्स जब हम लोग इस तरह की वीडियोस को देखते हैं तो हम अपने पर्सनल डेवलपमेंट कर रहे होते हैं। बिजनेस, कस्टमर सर्विस, समटाइम्स जब पब्लिकली हम बोल रहे होते हैं तो हमारा पर्पस अपने बिजनेस के बारे में होता है, अपने कस्टमर को सर्विसेज देना होता है, अपने कस्टमर को अपनी प्रोडक्ट्स के बारे में, अपनी कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना होता है। लार्ज ग्रुप कम्युनिकेशन एंड मैस कम्युनिकेशन, और पब्लिक स्पीकिंग में क्या होता है, एक बहुत बड़ा ग्रुप होता है लोगों का और आप सबके साथ एट अ टाइम बात कर रहे होते हैं और अपना मैसेज, अपना जो इंफॉर्मेशन है, जो पर्पज है वो उसको क्लियर कर देते हैं, बनिस्बत इसके कि आप वन बाय वन एक एक के पास जाएं और फिर अपना जो पर्पज है वो बयान करें। तो पब्लिक स्पीकिंग का ये बेनिफिट होता है कि आपके पास ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं और आप अपना जो मोटिव टॉपिक होता है उन सबके सामने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मेकिंग फॉर्मल स्पीचेस। अब हमने पब्लिक स्पीकिंग को तो देख लिया कि पब्लिक स्पीकिंग में हमारे पास ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं और उनके सामने हम अपना मोटिव या अपनी प्रोडक्ट या अपनी बात या अपना टॉपिक लेकर आते हैं, उसके बारे में उनको बताते हैं, उनको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, उनको एंटरटेन करने की कोशिश करते हैं। अब हमने फॉर्मल स्पीच बनानी कैसे है। अ गुड स्पीच शुड लाइक वुमेन स्कर्ट, ये बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, इसको गौर से पढ़िएगा आपको समझ आ जाएगी। अ गुड स्पीच शुड लाइक वुमेन स्कर्ट, वुमेन की स्कर्ट की तरह होती है एक अच्छी स्पीच। कैसे? लॉन्ग इनफ टू कवर द सब्जेक्ट, इतनी लॉन्ग होनी चाहिए कि हमारा सब्जेक्ट कवर हो जाए। एंड शॉर्ट इनफ टू क्रिएट इंटरेस्ट, और शॉर्ट इतनी हो कि हमारा इंटरेस्ट क्रिएट हो, मतलब इतनी भी लंबी ना हो आपकी स्पीच कि वो लोग बोर फील करना शुरू कर दें, और इतनी भी शॉर्ट ना होनी चाहिए कि वो जो है बात ही क्लियर ना हो। अब वुमेन स्कर्ट की एग्जांपल कैसे है कि वुमेन की जो शर्ट होती है वो उनके टखनों तक होती है, इट्स मीन कि उनकी बॉडी जो है वो कवर हो रही होती है, इट्स मीन कि वो जो पर्पस है उस शर्ट का वो कवर कर रहा है, और इतनी भी शॉर्ट ना हो कि वो एक हमें वल्गैरिटी की तरफ लेके जा रहा हो। तो सेम इज द केस विद स्पीच, कि आपकी स्पीच भी इतनी बड़ी होनी चाहिए कि पूरे सब्जेक्ट को कवर कर ले, और इतनी शॉर्ट होनी चाहिए कि वो उस आपका इंटरेस्ट उसमें बना रहे। ये नहीं कि आप 2 घंटे तक स्पीच कर रहे हैं और लोग आपका इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे आपकी बात में और वो उठ के जा रहे हैं।
ओके, ये डेफिनेशन थी जो विंस्टन ने हमें दी थी। अब हम देखते हैं सिलेक्शन ऑफ द टॉपिक। अब आपने जो आपकी स्पीच है उसकी लेंथ के बारे में अंडरस्टैंड कर लिया कि वो कैसी होनी चाहिए। अब मेन चीज हमारे पास ये आती है कि आपका टॉपिक क्या होना चाहिए। योर टॉपिक में बी असाइंड, आपको टॉपिक या तो असाइन कर दिया जाएगा जब भी आपने पब्लिक स्पीकिंग करनी होगी, तो अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन और अकॉर्डिंग टू द इवेंट आपको टॉपिक जो है वो या तो असाइन कर दिया जाएगा या आपको चॉइस दे दी जाएगी, उनमें से कोई एक टॉपिक आपने सिलेक्ट करना होगा। योर नॉलेज योर ऑडियंस द ओपिनियन, आपके नॉलेज के अकॉर्डिंग टॉपिक आपको दिया जाएगा या आपने सिलेक्ट करना होगा, या अपनी ऑडियंस के अकॉर्डिंग, या जिस मौके के ऊपर आप लोग अपनी पब्लिक स्पीकिंग करने जा रहे हैं, स्पीच करने जा रहे हैं, तो वो उस ओपिनियन के अकॉर्डिंग। कलेक्ट द डाटा फर्स्ट देन ऑर्गेनाइज, अब आपने टॉपिक को सिलेक्ट कर लिया है, खुद सिलेक्ट कर लिया या आपको दे दिया गया या आपको चॉइस दे देगी, वट एवर। अब उसके बाद आपने क्या करना है, कलेक्ट द डाटा। अब आपने उस टॉपिक के ऊपर डाटा कलेक्ट करना है, सर्च आउट करना है, उसकी आउटलाइन बनानी है, उसको ऑर्गेनाइज करना है कि मैं ये टॉपिक के ऊपर स्पीच करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, तो इसको मैंने किस तरह से स्टार्ट करना है, मिडल कैसे करना है और एंडिंग कैसे करनी है। गेट अटेंशन गेन अटेंशन इन द ओपनिंग, अब जब भी आप कोई चीज स्टार्ट करते हैं ना, वो कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो आपने शुरू में ही जो उसकी ओपनिंग होगी, वही ओपनिंग से ही आपने अपनी ऑडियंस की अटेंशन गेन कर लेनी है, क्योंकि अगर आपकी ओपनिंग अच्छी होगी, ओपनिंग धमाकेदार होगी, तो डेफिनेटली लोग जो हैं, जो आपकी ऑडियंस होगी वो आपकी बात सुनेंगे। लेकिन स्टार्ट में ही आप अपनी ऑडियंस का इंटरेस्ट नहीं गेन कर सकेंगे, तो वो आपकी स्पीच का कोई फायदा नहीं रहेगा। डिटर्मिनेशन ऑफ द प्रेजेंटेशन मेथड, अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आता है, सबसे पहले हमने गुड स्पीच देखा, हमारे पास गुड स्पीच कैसे हो सकती है, टॉपिक सिलेक्शन हमने देख ली, उसको ऑर्गेनाइजेशन देख ली। अब हमने ये देखना है कि उसको हमने प्रेजेंट कैसे करना है। अब हमारी जब पब्लिक स्पीकिंग होती है तो अपनी स्पीच को प्रेजेंट करने के हमारे पास मोस्टली 3 वेज होते हैं। एक हमारे पास होता है एक्सटेम्पोरेनियस प्रोनियस वे। एक्सटेम्पोरेनियस वे वो होता है जिसमें हम अपनी पूरी स्पीच के मेन मेन पॉइंट्स को सीक्वेंस वाइज स्टेप बाय स्टेप के, फर्स्ट पे मैंने ये बात बतानी है, सेकंड पे ये बतानी है, थर्ड पे ये बतानी है, उन तमाम टॉपिक्स के सिर्फ हेडिंग्स लिख लेते हैं या उनके पॉइंट्स लिख लेते हैं या की नोट्स लिख लेते हैं। और जब हम जाते हैं स्पीच करने के लिए तो हम बस उस पॉइंट को देखकर अपनी वर्डिंग में उसकी डिटेल बयान कर रहे जाते होते हैं, उसकी एक्सप्लेनेशन दे रहे जाते हैं, और ये ज्यादा बेहतर वे होता है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको पेपर रीडिंग नहीं करनी पड़ेगी, इसमें आपको अपने माइंड पे इतना जोर नहीं देना पड़ेगा, आप अपनी ऑडियंस को की अटेंशन को गेन कर सकते हैं, आप अपनी ऑडियंस का एनालिसिस कर सकते हैं। अब ऑल द टाइम अगर आप पेपर रीडिंग कर रहे होंगे, अपनी ऑडियंस की तरफ नहीं देखेंगे, आई कॉन्टेक्ट यूज नहीं करेंगे, बॉडी लैंग्वेज यूज नहीं करेंगे, हैंड्स का यूज नहीं करेंगे, जेस्चर्स यूज नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली आपकी ऑडियंस जो है वो आपकी तरफ अटेंशन पे नहीं करेगी, अट्रैक्शन नहीं देगी आपको, तो वो उनका भी इंटरेस्ट लूज हो जाएगा। तो फर्स्ट वन जो हमारा इसका वे है, मेथड है, वो बहुत ही मेरा फेवरेट वन है, क्योंकि इसके जरिए से हम बहुत सी चीजों को ओरिजिनलिटी में बयान कर रहे होते हैं। लेकिन जब कोई चीज लिखी हुई होती है, हम उसकी पेपर रीडिंग कर रहे होते हैं, वो एक आर्टिफिशियलिटी आ जाती है, एक बनी बनाई चीज मिल गई और हमने उसको जाकर बोल देना है, तो उस चीज में इतना वजन नहीं होता जितना कि उस बात में होता है जो आप अपने अंदर से बयान कर रहे हो। सेकंड मेथड इसका है मेमोराइजिंग। तो डेफिनेटली वही बात कि आप पूरी स्पीच को मेमोराइज कर लें और फिर जाकर उसको पढ़ना शुरू कर दें, और मिडल में आपको भूल गए तो आपकी सारी स्पीच खत्म। रीडिंग, और थर्ड वे जो होता है, मोस्टली लोग जो कर रहे होते हैं वो रीडिंग कर रहे होते हैं, जैसे उन्होंने पेजेस अपने पास रखे होते हैं, उसके ऊपर पूरी की पूरी स्पीच लिखी हुई होती है, उसको रीड कर रहे होते हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल आप नवाज शरीफ को देख लें, अगर आपने कभी उनके इंटरव्यूज देखे हो तो उन्होंने पर्चियां अपने पास रखी होती है, कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, पहले वो पर्ची निकालते हैं, पर्ची को देखते हैं, पर्ची को पढ़ते हैं, फिर उसका आंसर वो वहीं से देकर बता रहे होते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है कंसंट्रेशन ऑफ पर्सनल एस्पेक्ट। अब पर्सनल एस्पेक्ट, अब आपने मेथड भी देख लिया, टॉपिक भी सिलेक्ट कर लिया, पर्सनल एस्पेक्ट्स क्या हैं उनको हम देखते हैं। कॉन्फिडेंस, नंबर वन पे हमारे पास है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ इज इम्पोर्टेंट, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप खुद अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं करते, डेवलप नहीं करते, तो आप अपनी बात को अच्छे तरीके से कन्वे नहीं कर पाते। आप खुद ही कंफ्यूज होंगे तो डेफिनेटली आप अपनी बात को कन्वे करने में लॉजिक बयान नहीं कर सकेंगे। सो इज गेनिंग योर ऑडियंस कॉन्फिडेंस, योर ऑडियंस कॉन्फिडेंस मस्ट बी अर्नड, आपको अपनी ऑडियंस का कॉन्फिडेंस भी गेन करना है। डेफिनेटली अगर आप एंट्री बहुत अच्छी देंगे, अपना टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से स्टार्ट करेंगे, तो आपकी ऑडियंस को आपके ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, वो ये समझेंगे कि हमें बहुत अच्छा टॉपिक बयान करने जा रहे हो जो कि हमारे लिए फ्रूटफुल है, वो इंटरेस्ट भी देंगे और आपको कॉन्फिडेंस भी शो करेंगे। प्रोजेक्ट द राइट इमेज एंड टॉक इन स्ट्रॉन्ग क्लियर वॉइस, अब आपने
जो आपका प्रोजेक्ट है उसको राइट वे में डिस्प्ले करना है, और जो अपने बातचीत करनी है उसको आपने स्ट्रॉन्ग और क्लियर वॉइस में करनी है, आपकी वॉइस क्लियर होनी चाहिए। सिंसेरिटी इज वाइटल, प्रोजेक्ट एन इमेज ऑफ सिंसेरिटी बाय बीइंग सिंसियर। आप जब भी कोई चीज प्रेजेंट करने जा रहे हो तो आपकी सिंसेरिटी उसके अंदर शो होनी चाहिए कि आप सिंसियरली इस चीज को प्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फ्रेंडलीनेस। फ्रेंडलीनेस हेल्प्स योर कम्युनिकेशन एफर्ट। अब डेफिनेटली जब हम कोई चीज प्रेजेंट कर रहे होते हैं तो हमें उसके अंदर एक मार्जिन रखना होता है, एक बैलेंस रखना होता है, एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट में बयान करना होता है, ताकि जो आपकी ऑडियंस है उनको कहीं पे कोई प्रॉब्लम आए तो वो आपसे पूछ सके, वो आपसे क्वेश्चनिंग कर सके। थ्रोनस को देखते हैं। थ्रोनस गिविंग द लिसनर ऑल दे नीड हेल्प्स योर इमेज। थ्रोनस मतलब जो भी इमेज आप क्रिएट करना चाह रहे हैं वो उसको समझ आना चाहिए। अब यहाँ पर मैंने एक पिक्चर दी हुई है, आप इस पिक्चर को गौर से देखें और मुझे बताएं, ये कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने मुझे बताना है कि ये पिक्चर आपको क्या शो कर रही है। मतलब ये जो एक जेंटलमैन खड़े हैं, उनके जो खड़े होने का स्टाइल है, उनका ड्रेसिंग स्टाइल है, उनके बात करने का स्टाइल है, उनकी बॉडी लैंग्वेज है, उनके हैंड जेस्टर है, उनका फेशियल एक्सप्रेशन, ये आपको क्या बता रहा है कि वो आपको क्या कहना, कुछ कहना चाह रहा है, बात एंड करना चाह रहा है, कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, वो क्या कह रहा है। दिस इज अ पिक्चर विच डिनोट्स पब्लिक स्पीकिंग, गुड लिसनिंग, गुड अपीयरेंस एंड गुड पोस्चर। अब ये जो पिक्चर है हमें ये तीनों चीजें बता रही है। क्या कि गुड लाइटिंग, लाइटिंग वहां पे अच्छी है, अच्छी तरीके से उनके जो इमेज है वो क्लियर नजर आ रहा है। गुड अपीयरेंस, उनकी अपीयरेंस अच्छी है, मतलब अकॉर्डिंग टू देयर इन्वायरमेंट और अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन जो उन्होंने ड्रेसअप किया हुआ है वो उसके अकॉर्डिंग है। और गुड पोस्चर, और पोस्चर जिस तरह से उनके खड़े होने का स्टाइल है, इवन के आई थिंक इनको फिजिकल कोई प्रॉब्लम है लेकिन उसके बावजूद भी वो इस तरह से उन्होंने खुद को स्टेबल किया हुआ है कि पता चल रहा है कि प्रोफेशनल स्पीकर खड़े हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है यूज ऑफ वॉइस। अब हम वॉइस को देखेंगे। यूज ऑफ वॉइस में हम देखेंगे लेक ऑफ पिच वेरिएशन। समटाइम जब हम वॉइस की बात कर रहे होते हैं तो पिच की जो वेरिएशन है उसमें डिफरेंस आ जाता है। जब आप हम लोग बात कर रहे हो, अपनी स्पीच डिलीवर कर रहे हो, लेक्चर डिलीवर कर रहे हो, तो आपकी पिच में वेरिएशन आनी चाहिए। समटाइम्स हम थोड़ा किसी चीज पे ज्यादा फोकस करना होता है, हम लाउडली बात कर रहे होते हैं, किसी पे ज्यादा फोकस नहीं करना होता है, हम स्लो मोशन में बात कर रहे होते हैं, तो वेरिएशन जो है ना ये होनी चाहिए। लेक ऑफ वेरिएशन इन पिच यूजली अ मैटर ऑफ हैबिट। अनप्लीजेंट वॉइस क्वालिटी, अनप्लीजेंट वॉइस क्वालिटी मस्ट कैन बी इम्प्रूव्ड। अगर आपकी वॉइस क्वालिटी अच्छी नहीं है तो डेफिनेटली एक अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, तो आपको अपनी वॉइस क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहिए। लेक ऑफ वेरिएशन इन स्पीकिंग स्पीड, लेक ऑफ वेरिएशन इन स्पीड कवर द सिंपली क्विकली एंड डिफिकल्ट स्लोली। अब डेफिनेटली हर बंदे की जो स्पीड होती है वो सेम नहीं होती, कुछ लोग बहुत स्पीड से बोल रहे होते हैं, कुछ बहुत स्लो बोल रहे होते हैं, और कुछ बिल्कुल ही मतलब बहुत स्लो मोशन में बोल रहे होते हैं, तो इसमें भी एक मार्जिन, एक बैलेंस होना चाहिए। Improvement through self analysis. Self analysis is very important aspect of your personality. क्योंकि जब तक हम लोग अपना एनालिसिस नहीं करते हमें नहीं पता हो रहा कि हम राइट वे पे जा रहे हैं या रॉन्ग वे में जा रहे हैं। यू कैन करेक्ट द foregoing adults through self analysis and work. जब तक हमारा सेल्फ एनालिसिस हमारे पास नहीं आता, हमें नहीं पता चल रहा होता कि हम लोग कहाँ पे करेक्ट हैं और कहाँ पे रॉन्ग है, तो हम अपने स्टाइल को, अपने बात को करेक्ट नहीं कर सकते। तो सेल्फ एनालिसिस जो है ये most important part in our daily routine life activities. Okay, lack of vocal emphasis. Lack of vocal emphasis gain emphasis by varying pitch, pace and volume. वही बात जो मैंने कही कि जब हम कोई चीज बोल रहे होते हैं, पढ़ा रहे होते हैं या डिलीवर कर रहे होते हैं, तो हमारी जो वेरिएशन है पिच में वो जरूर होनी चाहिए। कि समटाइम्स हम कुछ लाउडली बता रहे हैं, कुछ स्लोली बता रहे हैं, ताकि वो एक रिदम उसके अंदर जो है वो क्रिएट होता रहे। फोर्थ वन पॉइंट हमारे पास है यूज ऑफ विजुअल एड्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग एक स्टेरियोटाइप की तरह, एक स्टैच्यू की तरह खड़े होकर अपनी स्पीच दे रहे होते हैं, तो हमारी जो ऑडियंस होती है ना वो उसमें इंटरेस्ट गेन नहीं कर रही होती। लेकिन उसके साथ साथ अगर हमने कुछ विजुअल एड्स बनाए हुए होते हैं, कोई चार्ट, कोई प्रोजेक्टर यूज कर लिया, कोई चार्ट बना लिया, कोई फ्लो चार्ट बना लिया, कोई डायग्राम बना ली, कोई मॉडल बना के ले आए उनको डिस्प्ले करने के लिए, तो ये चीजें भी हमारी ऑडियंस का इंटरेस्ट गेन करने में हमारे लिए हेल्पफुल होती हैं। Paper use of design, use visual aids for hard part of the message. Use the form chart, diagram, picture that will best communicate the information. तो आप चार्ट यूज कर सकते हैं, डायग्राम्स यूज कर सकते हैं, डिफरेंट पिक्चर्स यूज कर सकते हैं, डिफरेंट मॉडल्स यूज कर सकते हैं, मल्टीमीडिया के ऊपर अपनी स्लाइड्स को प्ले कर सकते हैं। तो डिफरेंट वेज होते हैं जिसकी वजह से आप अपनी स्पीच को अट्रैक्टिव बनाते हैं। Forms to consider: select from the previous
select from the various types available, like its strength and weakness. Each may be displayed in various ways by slides, overhead, opaque project, or by flip chart. अब जब आपने कोई टॉपिक तैयार करना है, प्रेजेंटेशन बनानी है, उसको डिफरेंट वेज होते हैं, स्लाइड्स की फॉर्म में होते हैं, उसको आपने प्रोजेक्टर पे प्ले करना है, फ्लिप चार्ट की मदद में या शेप्स की मदद में आपने प्रेजेंट करना है, आपने उसको किस तरह से प्रेजेंट करना है, ये आप पे डिपेंड कर रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास टेक्निक्स फॉर यूजिंग विजुअल एड्स। अब आपने विजुअल एड्स, okay, techniques for using visual aids. Make the visual aids points of interest in the presentation. जब भी आपने presentation तैयार करनी है तो जो आपने visual aids बनाने हैं वो according to your presentation होने चाहिए, कि उससे relevant होने चाहिए। Everyone can see visual aids. कोशिश करनी चाहिए कि visual aids जो भी आप तैयार कर रहे हैं, picture कर रहे हैं, chart कर रहे हैं, diagram कर रहे हैं, slides show कर रहे हैं, multimedia use कर रहे हैं, whatever the tool you will use, it should be clear, it should be visible to all your audience. तो कोशिश करनी चाहिए कि सब लोगों के लिए वो क्लियर हो, सब लोग उसको देख सकें। एक्सप्लेन विजुअल एड्स। अगर आपने विजुअल एड्स यूज किए हैं तो उनको सिर्फ डिस्प्ले नहीं करना होता, बल्कि उनको एक्सप्लेन भी करना होता है। समटाइम्स ऐसे होता है, कुछ स्पीकर्स ऐसे होते हैं कि विजुअल एड वो जैसे उनको बैनर या पम्फलेट वो लगा देते हैं या चार्ट लगा देते हैं, लेकिन वो उसको यूज नहीं कर रहे होते ड्यूरिंग देयर स्पीच। तो कोशिश करनी चाहिए कि जो विजुअल एड्स आप लोग बनाए हैं उसको यूज भी करें, उनको एक्सप्लेन भी करें। ऑर्गेनाइज विजुअल एड्स फॉर प्रेजेंटेशन। तो आपने अपने विजुअल एड्स जो हैं उनको अपने प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग ही ऑर्गेनाइज करना होता है। एम्फसाइज द विजुअल एड्स। विजुअल एड्स के ऊपर एम्फसिस जरूर करना चाहिए, उनको एक्सप्लेन जरूर करना चाहिए। समरी ऑफ स्पीकिंग प्रैक्टिस। स्पीकिंग जो प्रैक्टिस होती है उसकी समरी हम देख लेते हैं, वो क्या होती है। ऑर्गेनाइज द स्पीच सो दैट इट लीड्स द लिसनर। अपनी स्पीच को आपने एक वे में ऑर्गेनाइज करना है ताकि आपको लिसनर को समझ आ सके कि आप क्या कह चुके हैं और फर्दर आपने क्या बात करनी है। मूव श्योरली एंड क्विकली टू द कंक्लूजन। कोशिश करनी चाहिए कि कंक्लूजन की तरफ आप क्विकली मूव ऑन कर जाएं, इतनी ज्यादा डिबेट में अपनी स्पीच को ना लेकर जाएं कि आपकी ऑडियंस बोर फील करे। यूज लैंग्वेज स्पेसिफिकली अडेप्टेड टू ऑडियंस। वही लैंग्वेज यूज करें जो कि आपकी ऑडियंस के लिए अडेप्टेड हो, वो उसको अडेप्ट कर सकें, उसको अंडरस्टैंड कर सकें। ये नहीं कि आपके ऑडियंस जो है वो इंग्लिश स्पीकर्स नहीं है, उर्दू स्पीकर्स, और आप अपनी पूरी स्पीच इंग्लिश में दें तो उनको इसका कोई फ्रूटफुल नहीं होगा ये उनके लिए। नेक्स्ट हमारे पास है एक्यूरेट, आर्टिकुलेट क्लियरली, प्लीजेंटली एंड विद प्रॉपर एम्फोसिस। आपने जो आर्टिकुलेट करना है, जो बोलना है, उसको क्लियरली बोलना है और उसके ऊपर एम्फोसिस भी करना है। स्पीक करेक्टली यूजिंग एक्सेप्टेड ग्रामर एंड पंक्चुएशन। आपने करेक्टली बोलना है, ग्रामर और पंक्चुएशन का स्पेशली ख्याल करना होता है। मेंटेन एटीट्यूड ऑफ अल्टरनेस, और एटीट्यूड जो है उनको भी अपने माइंड में अपने रखना होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ओरल रिपोर्टिंग। ओरल रिपोर्टिंग क्या होती है? एन ओरल रिपोर्ट इज डिफाइंड एज ओरल प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन यूजिंग द स्पोकन वर्ड। ओरल रिपोर्टिंग में क्या कर रहे होते हैं कि आप लोग उसमें ओरली बता रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं चीजों को, आपके पास कोई विजुअल एड नहीं होता। बाय दिस डेफिनेशन एन ओरल रिपोर्ट लॉजिकली लिमिट्स कवरेज टू फैक्चुअल बिजनेस इंफॉर्मेशन। तो उसमें हमारी जो जब हम ओरली चीजें बता रहे होते हैं तो वो एक लिमिटेड वे में आ जाती है, क्योंकि दिखाने के लिए कुछ नहीं होता। अब कोई कंपनी अपनी प्रोडक्ट को बयान करना चाह रही है तो वो वर्बली अगर बता रही है लेकिन उसका मॉडल और सैंपल नहीं दिखा रही, तो वो उतना ज्यादा उसके लिए फ्रूटफुल नहीं होगा जितना कि उस सैंपल के साथ उसको बयान किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं अब आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, तो अगर मैं आप लोगों को ये मटेरियल प्रोवाइड ना करूँ, ये फाइल प्रोवाइड ना करूँ, ऑरली आपको ये तमाम पॉइंट्स बता दूं, तो आपको इन चीजों की समझ नहीं आएगी। डिफरेंस बिटवीन ओरल एंड रिटन रिपोर्ट, दोनों में क्या डिफरेंस होता है हम उसको देखते हैं। विजुअल एडवांटेज ऑफ रिटन रिपोर्ट। अब विजुअली क्या होता है? डेफिनेटली जब हमारे पास कोई चीज मौजूद होती है तो हमें विजुअली उसका फायदा होता है। रिटन रिपोर्ट्स परमिट ग्रेटर यूज ऑफ विजुअल एड्स। जब हमारे पास कोई चीज लिखी हुई होती है तो हम उसे विजुअली देख सकते हैं। Oral presentations, on the other hand, permit none of the technique like paraphrasing, punctuating, etc. जब कोई चीज हमारे पास लिखी हुई नहीं होगी तो ना ही हम उसकी पैराफ्रेजिंग कर सकेंगे, ना ही हम उसमें उसके सीक्वेंस को देख सकेंगे, ना ही उसकी पंचुएशन कर सकेंगे। रीडर कंट्रोल ऑफ रिटन प्रेजेंटेशन। द स्पीकर कंट्रोल द पेस ऑफ एन ओरल रिपोर्ट while the reader controls the space of a written report. डेफिनेटली आपके पास अगर रिटन रिपोर्ट होगी, लिखी हुई होगी, तो आप उसको
कंट्रोल कर सकेंगे, उसको अगेन एंड अगेन रीड कर सकेंगे, लेकिन ओरली फॉर्म में चीजें कुछ अरसे के बाद माइंड से स्किप हो जाती हैं. When receiving an oral report, however, listeners cannot control the pace of presentation. वही बात, अगर oral report होगी तो आप उसको अपने पास नहीं रख सकेंगे. Emphasis on correction in writing. Written reports put more stress on correctness. अब definitely एक चीज जब हमारे पास written form में मौजूद है, हम उसको पढ़ते हैं, तो पढ़ने के बाद हम उसमें एडिटिंग करते हैं, उसकी करेक्शन कर रहे होते हैं. बट अगर कोई चीज हमारे पास written form में मौजूद नहीं है तो हम उसको उसमें एडिटिंग नहीं कर सकते हैं. When you present an oral report, on the other hand, you may be more lax in following rules. तब आप orally जब बात कर रहे होते हैं तो आप वहाँ पर ज्यादा रिलैक्स हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि कोई मिस्टेक हो भी गई तो इतनी जल्दी कोई पकड़ नहीं सकेगा मिस्टेक, और उसको करेक्शन नहीं हो सकेगी. प्लानिंग ऑफ द ओरल रिपोर्ट. अब प्लानिंग कैसे करनी है? डिटर्मिनेशन ऑफ रिपोर्ट ऑब्जेक्टिव. सबसे पहले आपको उसका ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए कि जो आप रिपोर्ट तैयार करने जा रहे हैं. फर्स्ट, डिटरमिन द गोल एंड व्हाट यू मस्ट डू टू रीच इट. सबसे पहले आपको गोल पता होना चाहिए और उस गोल को आपने किस तरह से अचीव करना है वो भी आपको पता होना चाहिए. In the process of determining your goal, you must be aware of your general objective. आपको अपने objective जो most important part है वो उसके बारे में पता होना चाहिए. Organization of content. आपका जो content है वो well way में organize होना चाहिए. Next, organize content. Either the indirect or direct order is acceptable. आप directly उसको organize करें या indirect way में करें, दोनों ही acceptable हो. However, the indirect order is more common. Indirect order जो है उसको हम most commonly use कर रहे होते हैं. Organization for oral and written reports is much the same. Expect that oral reports usually having a closing summary. तो हमारे पास उसमें closing summary भी होती है. तो ये हमारा आज का लेक्चर था. I hope आप लोगों को समझ आ गया होगा. Still, if you have any question, any problem, any query, then you can ask me in comment box. इंशाल्लाह कल मैं आपका नेक्स्ट टॉपिक भी चैनल पे अपलोड कर दूंगी. वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. कल तक के लिए अल्लाह हाफिज.